हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BSOE 146 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए इसको जरूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है ना। जैसे कि BSOE 146 का आज सेशन देखेंगे। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, नातीदारी के अध्ययन के लिए वंश दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है ना। आप सभी जो है इस वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनिएगा, आपके लिए आसान होगा एग्जाम में। जो है मेरी बातों को सिर्फ सुन के आप जो है अपने माइंड से वहाँ जो है बना के लिख सकते हैं। इसलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है। और जो भी इस चैनल में न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए जैसे कि देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नातेदारी के अध्ययन के लिए वंश दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए नातेदारी मतलब होता क्या, जैसे नहीं होता है आप सवाल पूछते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि आपका उसके साथ क्या नाता है, मतलब कि क्या रिश्ता है। ठीक है ना। रिश्तेदारी, नातेदारी, इसके बारे में कहा जाएगा। ओके ना। इसके बारे में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए हमारी संस्कृति में अलग अलग कॉर्पोरेट सामाजिक संस्थाओं को बनाए रखने के लिए रिश्तेदार का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है ना हमारी कल्चर में, सभी जगह की कल्चर जो है अलग अलग होती है। हमारे कल्चर में जो है जिस तरह से अलग अलग कॉर्पोरेट होते हैं, सामाजिक संस्थान, जैसे कि आप समूह समाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वहाँ के जितने भी नियम कानून होते हैं वो रिश्तेदारी के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि आपके साथ उसका नाता क्या है। जैसे आपका ममेरा भाई है, चचेरा भाई है, तो इस तरह के रिश्तेदारी होते हैं। ठीक है ना। तो ये अलग अलग होती है जिससे, ठीक है, हम में से प्रत्येक एक साथ काम करने वाले लोगों के घनिष्ठ समूह का हिस्सा है। हम में से जो है ना प्रत्येक एक काम करने के लिए जो है ना जो भी लोग होते हैं उसमें घनिष्ठता होने लगती है, घनिष्ठ समूह होने लगती है। ठीक है। मित्रता रूप से हम लोग का हिस्सा बनने लगता है। ओके। ऐसे लोगों को सहायता और समर्थन के लिए गिना जा सकता है, जो घनिष्ठ रूप से हम लोग का सहायता करता है। समूह में जो मित्र बन जाता है और आपके जब भी कोई संकट आए तो उस तरह से उस समय जो है आपको समर्थन करेगा, सहयोग करेगा, सहायता करेगा। ठीक है ना। तो उसमें हम लोग उसको गिन सकते हैं रिश्तेदारी के रूप में। ऐसे बहुत सारे आपके मित्र होंगे जो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प किए होंगे, तो एक प्रकार का वो रिश्तेदारी के रूप में गिना जाएगा। ओके। उसके बाद स्थानीय सहकारी संगठन हमेशा पति पत्नी और बच्चों वाले साधारण परिवारों से बड़े होते हैं। ये जो है ना स्थानीय सहकारी संगठन जो होती है, रिश्तेदारी जो होती है, आपके पति पत्नी हो गया और बच्चे से एक परिवार के रूप में जो है इसकी शुरुआत होती है। ओके। उसके बाद मानव विज्ञानी इन समूहों को वंश समूहों के रूप में संदर्भित करते हैं जब उन्हें साझा वंश के आधार पर पहचाना या परिभाषित किया जाता है। ये जो ना मानव वैज्ञानिक जो है ना इन समूहों, जिस तरह से ये समूह है, वंश है, इसके समूहों को बताती है कि जब भी इसके साझा, मतलब इसके बारे में, वो इस वंश के बारे में साझा करती है, शेयर करती है, इस बातों के बारे में बताती है कि वंश के आधार पर पहचाना जाता है, यानी परिभाषित किया जाता है। जिस तरह से जिसका वंश होंगे उस तरह से उसके बारे में बताया जाएगा, परिभाषित किया जाता है। ठीक है। अनौपचारिक रूप से वंश समूह सदस्यता के 6 तरीके हैं। ठीक है ना। इसमें देखिए अनौपचारिक रूप से जो है ना वंशज के 6 तरीके को बताया गया है, जो माता पिता बच्चों को पहुंचाए जा सकते हैं। ठीक है। मतलब बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। देखिए ये प्रकृति में पितृवंशीय है। पहला आ जाएगा, ये प्रकृति में पितृवंशीय है, मतलब कि पिता का वंशीय है, जिसमें कहा जा रहा है जब पिता से पुत्र तक वंश की पुरुष रेखा का पालन किया जाता है। जब पिता से जो है पुत्र तक वंश की पुरुष रेखा पूरा पालन किया जाता है, मतलब जिसके जो है ना बेटे होते हैं, बेटा होता है, तो उसमें जो है उसके वंश के रूप में पुरुष रेखा पालन करता है। उसके बाद देखिए मातृवंश, इसमें जो है स्त्री रेखा माता से पुत्री तक जाती है। जिसके यहाँ बेटी पैदा होती है तो उसे मातृवंशीय कहा जाता है। यह सेकंड हो गया। दोहरा, एक पंक्ति में चल संपत्ति और दूसरी में अचल संपत्ति जैसे विभिन्न लक्षणों के लिए वंश को पिता और माता दोनों को रेखाएं में ट्रैक किया जाता है। एक पंक्ति जो है आपकी लाइन में जो है ना, चल संपत्ति मतलब सही संपत्ति हो गया, अचल संपत्ति मतलब बेईमानी वाला संपत्ति के रूप में जो है ना ये विभिन्न लक्षणों के लिए होता है। जिसमें जो ना देखिए इसमें होता क्या है, अचल वाला में, दोहरा में, इसमें दोनों का गुण होता है, माता और पिता दोनों का। ठीक है। तो इसमें यही कहा जा रहा। उसके बाद सजातीय में क्या कहा जा रहा है, जब माता पिता दोनों अपने बच्चों को समान लक्षण देते हैं, यहाँ कोई एक रेखीय समूह नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन समूह संरचना यानी पिता और माता के पक्ष में रिश्तेदारी का समूह संज्ञानात्मक हो सकता है। या तो पिता या माता क्लब के सदस्य बन सकते हैं। इसमें जो ना सजातीय होता है क्या है, जब
किसी बच्चों में जो ना माता पिता दोनों के गुण होते हैं, दोनों के लक्षण होते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिसमें माता के गुण भी होते हैं, बच्चों के गुण भी होते हैं। ठीक है, तो इस समूह में जो ना इसको एक रेखीय समूह में हम लोग उसको जो ना जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि एक ही रेखा के रूप में माता पिता का जो है ना एक ही रूप में वो आया हुआ है, माता पिता का दोनों का जो ना एक ही रूप में उसका पुत्र या पुत्री आई हुई है। ओके, लेकिन समूह संरचना के बारे में जो कहा जाता है, इसके पिता और माता के पक्ष में जो भी रिश्तेदार होंगे उसके समूह संज्ञात्मक हो सकता है, मतलब पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में ही कहा जा रहा है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है एक ही दिशा में उतरना, मतलब एक ही दिशा में उतरना, एक अत्यधिक असामान्य प्रकार का वंश जिसमें वंश रेखाएं लिंग विशिष्ट होती है। एक जो है ना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और सामान्य प्रकार का वंश जो होती है, जो मतलब अजीब अलग प्रकार का एक वंश होता है, उसमें जो ना एक रेखीय लिंग विशिष्ट होती है। उसमें जैसे जिसके वंश में जो ना लिंग आपके स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इस तरह के जो उसमें विशिष्टता देखी जाती है, इसमें महत्वपूर्ण देखी जाती है। जैसे नहीं कहा जाता कि पुरुषों की लिंग के जो ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, विशिष्ट होती है, जिसके यहाँ पुत्र जन्म लिया तो वो भाग्यशाली होता वगैरह वगैरह होता है ना। उसी तरह कहा जा रहा है पुरुष अपने जीवन को अपने बेटों को पास करते हैं। अब पुरुष जो है ना अपने बेटों को अपने पास रखती है, लेकिन महिलाएं जो है ना अपनी बेटियों को पास करती है। ओके, क्रॉस या वैकल्पिक प्रकार का वंश वैसे ही काफ़ी असामान्य है। ठीक है, वैकल्पिक प्रकार का वंश जो है काफ़ी असामान्य है। यहाँ पुरुष अपनी जीन अपनी बेटियों को देते हैं, यहाँ पुरुष जो है ना अपनी जीन बेटियों को देते हैं और महिलाएं अपने जीन को बेटों के पास भेजती है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ और मध्य दशकों में नातेदारी को सामाजिक मानव विज्ञान का सैद्धांतिक और पद्धतिक हृदय माना जाता है। इस 20वीं शताब्दी में जो ना इसकी प्रारंभिक हो गया, माध्यमिक मतलब दशक होती है ना, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो गया और मध्य में हो गया, ये रिश्तेदारी नातेदारी जो ना सामाजिक मनोविज्ञान के रूप में, सोशल साइकोलॉजिकल के रूप में जो ना इसका सैद्धांतिक और इसके बारे में हृदय के बारे में बताया है। हालांकि तुलनात्मक अध्ययनों ने अंततः एक स्पष्ट विकासवादी उद्देश्य को छोड़ दिया। ये जो है तुलनात्मकवादी जो होती है, तुलनात्मक अध्ययन हो जाते हैं, जो तुलना करने के बाद जो अध्ययन प्राप्त करते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विकासवादी उद्देश्य को छोड़ दिया है, जिस तरह से रिश्तेदारी के अध्ययन प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, उसके बाद इसमें एक विकासवादी रंग था। वास्तव में संस्कृतियों में रिश्तेदारी संरचनाओं की तुलना करने में विद्वानों की रुचि का पता सांस्कृतिक विकासवादियों द्वारा उत्पन्न चिंताओं की एक श्रृंखला से लगाया जा सकता है। ओके, उसके बाद आगे कहा जा रहा है, देखिए आगे कहा जा रहा है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मानव वैज्ञानिकों के लिए प्रमुख मुद्दा राज्यविहीन सभ्यताओं में राजनीतिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की प्रक्रियाओं को समझना था, जो अनौपचारिक प्रयास घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब स्टार्ट हुई थी 20वीं शताब्दी, तो उस समय जो मानव वैज्ञानिकों के द्वारा एक प्रमुख मुद्दा जो ना छीना गया था, मतलब बताया गया था कि जो राज्य विहीन होती है उसकी सभ्यता जो होती है, जो राज्य के विहीन होती है उसमें जो भी सभ्यता होती है उसमें राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखता है, पॉलिटिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है उसको समझना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद यह कहा जाता है ये देखते हुए कि ऐसे समाजों में केंद्रीकृत प्रशासनिक और न्यायिक संस्थाओं का अभाव था, राज्य की नौकरशाही मशीनरी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अधिकार, कर्तव्य, स्थिति और संपत्ति कैसे हस्तांतरित की गई है। देखिए ये सभी चीज़ें जो है ना आपके समाज में जो है आपके केंद्रीकृत प्रशासनिक होती है ना, जैसे वंश के बाप के बाद उसके बाद बेटा, बेटा के बाद उसका पोता, इस तरह से उसका जो ना उसका कर्तव्य होता है, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना उसका अधिकार ले लेता है उसके वंश के अनुसार। ओके, उसके बाद प्रारंभिक समाजों ने संपत्तियों के बजाय रिश्तेदारी संबंधों को व्यवस्थित करके इस कार्य को पूरा किया है। समाज में जो है ना ये पारंपरिक समस्या समाज जो होती है इसकी संपत्ति जैसे नहीं होता, आज किसी दादा के जो है ना बहुत सारी ज़मीन है तो उसके बाद उसके पिता के हो जाएंगे, पिता के बाद उसका हो जाएंगे, उसके बाद उसका बेटा का होगा, उसका पोता को, मतलब वंश के अनुसार उसके बारे रिश्तेदारी के रूप में व्यक्त करने लगा, इसका कार्य को पूरा करने लगा। यह अंतर में मेन और मार्गन द्वारा विकसित किए गए मॉडलों को से उत्पन्न हुआ। ये जो है ना अंतर में जो ना मेन और मार्गन विद्वान थे उसके द्वारा विकसित किया गया था मॉडल। ओके, जिसमें सांस्कृतिक विकास स्थिति में से संगठन के अनुबंध और रूपों और कॉर्पोरेट से संपत्ति के स्वामित्व और व्यक्तित्व के रूप में संक्रमण प्रेरित करता है। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जा रहा मालिनोवस्की, रेडक्लिफ, ब्राउन, इवर्ड, पिचेरेट्स और फोर्स ये सभी जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, सब इस सब के द्वारा कहा जा रहा है उस समय के सबसे प्रमुख ब्रिटिश सामाजिक मानव शास्त्रियों
सॉरी में से इन मुद्दों के लिए एक कार्यात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करते थे। ये जो है ना, ये सभी के द्वारा कहा जाता है कि सबसे प्रमुख जो है ब्रिटिश जो है इंग्लैंड वासी जो थे उसके सामाजिक मानव शास्त्रियों के द्वारा जो भी मुद्दे होती हैं उसको कार्यात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, कार्यात्मक अप्रोच को समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते थे। ठीक है, कार्यात्मकता के केंद्र सिद्धांत यह थे कि संस्कृति का हर पहलू चाहे कितना भी अलग क्यों ना हो, उसकी जो है ना सिद्धांत था कि जितने भी सांस्कृतिक कल्चर का जो होंगे पहलू होंगे उसके जो कितना ही अलग क्यों ना होगा, जैसे रिश्तेदारी की शर्तें, प्रौद्योगिकी की, भोजन, पौराणिक कथाओं, कलात्मक रूपनाओं, ये सभी चीज़ें जो है उसके बाद ये क्यों ना ही अलग हो जाए, तो इसके बारे में जीवित रखने के लिए सबका सहयोग किया गया था। ओके, उसके बाद कहा जाता है, उदाहरण के लिए जैसे यहाँ बताया जा रहा है, शिक्षाविदों ने परिवार को एक सार्वभौमिक सामाजिक संगठन माना। शिक्षाविदों ने, जो शिक्षित थे, उन्होंने परिवार को एक सार्वभौमिक सामाजिक संगठन माना। जो है ना, सार्वभौमिक नहीं होता है कि आपका सामाजिक संगठन, समाज के रूप में जो भी संगठन होती है ये परिवार के रूप में माना था, जिसकी प्राथमिक भूमिका बच्चों का पालन करना था, जिसकी जो है ना मेन मकसद यही था कि उसके अपने बच्चों को पालन पोषण करना। यह भूमिका उनकी राय में ज़्यादातर स्वस्पष्ट और क्रॉस संस्कृति के रूप में सुगठित थी। बड़े परिवार समूह जिन्होंने राजनीतिक और आर्थिक संरचना का आधार बनाया, सांस्कृतिक रूप से कहीं अधिक विविध थे और इसलिए दिलचस्प थे। ये जो बड़े बड़े जो परिवार समूह होते हैं उसमें जो है ना जो पॉलिटिकल्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसकी संरचना का आधार बनाया। ठीक है ना, उसके कल्चर के रूप में उसकी जो है ना जो भी कहीं कहीं अधिक विविध थे ना, उसको इसलिए अधिक दिलचस्पी था। इसके जो बड़े बड़े परिवार के होते, बड़े बड़े फैमिली के होते, उसका अलग ही दिलचस्प होते हैं सभी चीज़ों में। ओके, उसके बाद आगे कहा जा रहा है, देखिए, मातृवंशी और पितृवंशी प्रणालियों के बीच भेद का महिलाओं की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में कोई स्पष्ट निहितार्थ नहीं था। ये जो है माता हो गया, पिता हो गया, माता का वंश हो गया, पिता का वंश हो गया, इन दोनों प्रणालियों में जो ना ज़्यादा भेद नहीं मिला था। इसमें जो ना महिलाओं की जो राजनीतिक होती थी उसकी स्थिति के लिए कोई स्पष्ट नहीं था, मतलब कोई भी स्पष्ट तथ्य नहीं निकला है। ठीक है, हालांकि कभी कभी यह माना जाता है कि मातृवंशी रिश्तेदारी प्रणाली में महिलाओं की अधिक राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। इसमें जो कभी कभी यह हम लोग मान सकते हैं कि जो मातृवंशी होती है, जो माता की वंश होती है, उसकी रिश्तेदारी को जो हम लोग को सबसे ज़्यादा शक्ति देनी चाहिए। ओके, मानव विज्ञानी मातृवंश और मातृसत्ता के बीच स्पष्ट अंतर करते थे। हालांकि पूर्व रिश्तेदारी की गणना की एक विधि को दर्शाता है, जबकि बाद वाला एक ऐसी प्रणाली को दर्शाता है जिसमें पुरुषों के बहिष्कार के लिए महिलाओं का समग्र राजनीतिक नियंत्रण होता है। ठीक है, इसी तरह पितृसत्ता महिलाओं के बहिष्कार के लिए पुरुषों द्वारा राजनीतिक नियंत्रण को दर्शाती है। ओके, उसके बाद आगे कहा जा रहा है, यद्यपि महिलाओं को पितृवंशी संस्कृतियों की तुलना में मातृवंशी संस्कृतियों में अधिक महत्व दिया जा सकता है। मानव शास्त्रीय डेटा स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पदानुक्रमित राजनीतिक व्यवस्था चाहे मानव निर्मित हो या पितृवंश में पुरुषों का वर्चस्व होता है। इसमें जो ना महिलाओं को पितृवंश संस्कृतियों की तुलना में जो ना माँ, जैसे पिता के जो वंश होते हैं, जो उसकी कल्चर होती है, उसकी अपेक्षा जो है ना उसकी तुलना में जो है ना कंपेयर की तुलना में जो है उसकी मातृवंश की संस्कृति की जो कल्चर होती है वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। जो पिता के जो भी कल्चर होंगे उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आपके माता की संस्कृति वो अधिक महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, उसके बाद मानव शास्त्र के द्वारा ये इंकित किया गया था, इसके बारे में बताया गया था। ओके, उसके बाद कहा जाता है, और ये एक पूर्ण मातृसत्ता की कोई अवधि कभी अस्तित्व में नहीं था। ये जो ना मातृसत्ता जो है ना, माता का जो भी सत्ता होती है उसकी कोई भी अवधि जो ना अभी तक अस्तित्व में नहीं आया था। उसके बाद इसके विपरीत प्रचुर मात्रा में साक्ष्य के बावजूद युद्ध उस मातृसत्ता के एक काल्पनिक युग को कुछ बहुत ही विविध संदर्भों के विषय के रूप में शामिल किया जा गया है। इसमें केवल 19वीं शताब्दी का सांस्कृतिक विकासवाद शामिल है, बल्कि पर्यावरणवाद, विशेष रूप से पारिस्थितिकवाद के हालिया प्रवचन भी शामिल है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसके बारे में बताया गया नातेदारी के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ये जो है ना सेकंड क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है ना नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बस एक ही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ओके, इसका PDF जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ओके, तो इसमें देखते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें वाटर मार्क लगाया है, उसको आप इग्नोर कीजिए। ओके, तो आपको ये सॉल्व ऐसा मैंने आपको PDF जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल में पोस्ट है ऑलरेडी, तो वहाँ से आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को फिर से सुन सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही, एक ही क्वेश्चन रहते थे और बहुत ही जल्द आपके नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्द ही जल्द एक्सप्लेन कराया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और मेरा एक्सप्लेनेशन के बारे में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।